संदीप 7295, फिर मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे का सारे पीडीएफ मिल जाएगा सर, फिर आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो चलते हैं आपको सवाल की दुनिया में आपको मुलाकातें करवाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ी सी गौर करना। देखिए क्या लिखना है टेलीग्राम पे लिखना है ना, टेलीग्राम पे @संदीप 7295 लिखिएगा, आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इंस्टा आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ भी ज्वाइन करने नहीं दूंगा। अब आपको सीधे मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। सवाल क्या कहता है, 1 नंबर, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए 1 नंबर सवाल देखिए, कहता है ना कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। अच्छा, परमाणु का कौन सा कण है जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं? अब थोड़ा सा गौर कर लेना। कहता है परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। एक बात को गौर कर लीजिएगा, ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। ये मान लो नाभिक है परमाणु का, इसके चारों तरफ इस तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, अब ये क्या करता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन यहाँ पे नाभिक में कौन कौन सा है, तो ये नाभिक में प्रोटॉन होता है। क्या होता है सर, ये प्रोटॉन होता है, ठीक ना, प्रोटॉन होता है, ओके। और नाभिक में प्रोटॉन होता है और साथ ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस होता है। क्या होता है, आपको चार्ज लेस होता है, ठीक ना, चार्ज लेस होता है। थोड़ा सा गौर कर लेना, नाभिक में आपको जो होता है वो प्रोटॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्ज लेस होता है, मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। तो ये परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन पूछा कौन उपस्थित नहीं है, तो आपको प्रोटॉन है यहाँ पे, फिर न्यूट्रॉन भी है क्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता नहीं। इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ क्या करता है, इसमें मूव करता है, चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक ना। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि प्रोटॉन के पास आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन अब पूछा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए आइए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, ठीक ना, क्योंकि सवाल नंबर जो 2 है ना वो पता है क्या कहता है कि तेरे आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखिए कहता है ना न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपको 238 है, यहाँ पे क्या है 92 है। ये जो 92 है ना वही क्या कहलाएगा, प्रोटॉन। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। ये जो नीचे वाला होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। तो ये जो नीचे में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मेरे साथ बोलते जाना है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। अब सोचिएगा कि ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाले को परमाणु संख्या, और जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। बस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या, निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हमसे पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो ऊपर में कितना है, ऊपर में 238, ऊपर में कितना है 238, 238 में से माइनस कर दो 92 को, ठीक ना। आइएगा ये आपको 18 में से 9 गया, कितना बच गया, तो 18 में से यहाँ 8 में से 2 गया, कितना 6 हो गया। यहाँ पे गौर करिएगा, ये आपका कितना 13 में से 9 गया, कितना 9 4 13 यानी 4 हो गया। और ये कितना बच गया, 1 बच गया, और ये 146 हो गया। अब ऑप्शन नंबर किस में 146 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 146, यानी 2 का ऑप्शन नंबर कितना, सी। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दे। कहता है ना सर कि एक तत्व का परमाणु भार कितना है, 45 है। अच्छा, परमाणु
परमाणु भार कहे या परमाणु द्रव्यमान कहे, कितना है 45 है। फिर बोला परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहे चाहे इसी को हम लोग क्रमांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, ठीक ना। तो परमाणु क्रमांक कहे चाहे परमाणु संख्या कहे, यहाँ पे परमाणु भार दिया हुआ, परमाणु संख्या दिया हुआ है 21, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों होंगे। अब गौर कर लेना, एक तत्व है जिसका परमाणु भार कितना है 45, अच्छा परमाणु संख्या कितना है 21। अब गौर कर लेना, हम अभी जस्ट आपको बताया ना कि नीचे में आपको जो रहता है उसे हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हमसे क्या पूछा, तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन वही होता है जो परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या 21 है तो इलेक्ट्रॉन भी 21 होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन 21, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी 21, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 21 होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन 21 होगा, लेकिन अब हमसे क्या पूछा न्यूट्रॉन, क्या पूछा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी ये 45 में से माइनस कर दो 21 को, तो ये आपका 5 में से 1 गया 4 बच गया, ये 4 में से 2 गया 2 बच गया, यानी कितना 24, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 और आपका कितना न्यूट्रॉन की संख्या 24, यानी कितना 21 और 24। ऑप्शन नंबर आपका कितना, ऑप्शन नंबर 21 और 24, ये ना रे 21 और 24, ऑप्शन नंबर आपका डी। कहाँ गया डी, वही ना है डी, हाँ क्या होगा सर ये आपका डी, क्या होगा डी, ठीक ना। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, ठीक ना। 4 नंबर सवाल कहता है ना नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 10 पे पावर आपको -12 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो नाभिक का आकार कितना होता है 10 पे पावर -12 सेंटीमीटर। आइएगा सवाल नंबर 5 कहता है ना कि mn मतलब कितना होता है, mn का परमाणु भार के परमाणु संख्या कितना होता है 25, ठीक ना। और जैसे 20 नंबर पे कैल्शियम, 21 पे कितना 22 23 24 25, 25 में क्या होता है मैग्नीशियम, यानी mn होता है, ठीक ना। अब इसका पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो थोड़ी सी गौर कर लेना सर, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ी सी गौर कर लेना, देखो पहले होता है 2 फिर 8 फिर 18, इस तरह से बढ़ते जाता है, लेकिन यहाँ पे 12वीं कक्षा की इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाती है, तो ये 2 यहाँ पे देखो ऐसे गिन लो, ये 25 है ना, तो इसको गिनो, पहले इसको गिनो, ये आपका कितना 2 और 8 10 हो गया, 10 और ये कितना हो गया, ये 10 और ये कितना हो गया 10 और 8 कितना 18, 18 7 कितना 18 और 7 कितना 25, लेकिन ये भी 25 है, ठीक ना। लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है, ठीक ना, और ये वाला यहाँ पे 8 है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसको गिनो 1 और 8 कितना 9, 9 4 9 14 कितना 9 14 23, 9 14 कितना 23 1 24, ये 25 पूरा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे गौर कर लेना, कहता है 2 और 8 कितना 10, 10 और 3 10 और 13 कितना 23, 23 और 2 कितना 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी सही होगा, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर डी गिनिए, ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका 25 है, लेकिन यहाँ पे कितना 12 है, लेकिन उस साइड में कितना दे दिया 3 दे दिया, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है ना वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन 6 नंबर होगा ना, ये 6 नंबर होगा, ठीक ना। कहाँ गया, ये 6 नंबर होगा, ठीक। कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक ना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है 7 नंबर, कहता है ना परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है ना वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक ना। तो परमाणु बम किस पे, नाभिकीय विखंडन पे, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, ठीक ना। तो ये परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, अरे परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। अरे तेरे चाहत में हमने सब कुछ भुला दिया। 8 नंबर कहता है कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि
उसके परमाणु में हो, जबकि उसके परमाणु में हो, जबकि उसके परमाणु में हो क्या? अस्थाई नाभिक, ठीक ना। उसके परमाणु में क्या रहेगा? अस्थाई नाभिक। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के, अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के वाहकतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के वाहकतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के वाहकतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आइएगा। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 10 नंबर कहता है ना, देखो 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 भाई, कहता है ना, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश हो, अच्छा उस पर आवेश होगा कितना? थोड़ी सी गौर कर लेना सर। हाँ, उस पर आवेश होगा। अच्छा एक बात को गौर कर लेना, कहता है ना कि किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश होगा क्या? उस पे जो आवेश होगा वो क्या होगा? तो कोई धनावेश होगा। क्या होगा? कोई धनावेश होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना, सोडियम क्लोराइड में बंधन होता है, सोडियम क्लोराइड में बंधन होता है, सोडियम क्लोराइड में बंधन होता है क्या? थोड़ी सी गौर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तभी तो कहोगे कि तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइए सर, कहता है ना 11 नंबर कि सोडियम क्लोराइड में बंधन होते हैं, अच्छा बंधन होता है क्या? क्या रे? वैद्युत संयोजक बंधन होता है, ठीक ना। क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन होता है, ठीक ना। क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन होता है। ओके, अगला सवाल क्या कहता है ना, 12 नंबर, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि 12 नंबर सवाल में ना बड़ा ताकत है। चला, ठीक ना। चलो आओ। तेरे 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 तेरे, थोड़ी सी सर आवाज़ में अब डिस्टर्ब होगा। कहता है, निम्नलिखित में से किसमें संयोजक एवं आयनिक दोनों बंद होते हैं? अच्छा, निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में संयोजक और आयनिक दोनों बंद होते हैं? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें दोनों बंद है? तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसमें दोनों बंद होता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, ठीक ना। ये सवाल नंबर 13 की ओर जाएगा, ठीक ना। कहता है KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। कहता है क्या? KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। अच्छा फिर से गौर कर लेना, सवाल को पहले समझना तभी सवाल पे टच करना। कहता है ना, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है, कौन सा है? बोला कौन सा है? तो आपका वैद्युत संयोजक होगा। क्या होगा? वैद्युत संयोजक होगा। क्या होगा? वैद्युत संयोजक होगा, ठीक ना। आइए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है, ठीक ना। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है, थोड़ी सी गौर कर लेना। हाँ तो क्या होगा सर, थोड़ी सी गौर कर लेना, ठीक ना। क्योंकि देखिए इस टाइप पे ना आपके एग्जाम में सवाल तो एगो फिक्स है, ओकरा में कोई शक्के नहीं है, ठीक ना। आएगा तो आएगा, ठीक ना। तो कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? तो H2O क्या है? सहसंयोजक है, ठीक ना। H2O क्या है? सहसंयोजक है। ओके आइए 15 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है C2H2 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा है। C2H2 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा है, ये सवाल लगभग मैंने 20 बार से अधिक बता चुका हूँ, ठीक ना। तो C2H2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 80%। ओके कितना प्रतिशत? 80%। तभी तो कहेगा 80 में मामला फंसी, ठीक ना। आइए सवाल नंबर 16 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है सम आयन
की उपस्थिति में, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा, ठीक है, आयनन की मात्रा क्या होती है सर? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। कहता है सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, क्या होती है? 16 नंबर क्या होती है? घटती है। थैंक यू, लव यू। ऐसा ही आगे भी सवाल का आंसर देते रहना। अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर कर लेना, ठीक ना। अगला है ना आपका 17 नंबर। कहता है आयनन की मात्रा प्रभावित होती है किससे? आयनन की मात्रा प्रभावित होती है किससे? आयनन की मात्रा प्रभावित होती है किससे? थोड़ी सी जल्दी से जल्दी मात्रा में कमेंट करो। सम आयन की उपस्थिति से। अरे किससे रे मोहतरमा? सम आयन की उपस्थिति से, ठीक ना। चलिए एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना है सर, क्योंकि आज का जो सपना है ना कि एक क्लास में 200 सवाल को कर देना है पूरा, ठीक ना। एक फ्राइडे विद्युत का मान है, एक फ्राइडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलम, ठीक ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना सर, ठीक ना। सवाल नंबर 19 की तरफ कहता है फ्राइडे का विद्युत अपघटन का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फ्राइडे का विद्युत अपघटन का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड से। बिल्कुल खबरदार, ये सब कुछ नहीं। पता है किससे संबंधित है जी? तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कि जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। यानी धनायन का परमाणु क्रमांक, ठीक ना, धनायन का परमाणु क्रमांक से। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना, ठीक ना। रुको रे, इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका सी नंबर होगा, ठीक ना। वैद्युत अपघटन का तुल्यांकी भार से, ठीक ना। वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार से होगा। ओके, आइएगा अगला सवाल कहता है ना 20 नंबर। थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है मिश्रित लवण बनाता है, मिश्रित लवण बनाता है क्या? तो मिश्रित लवण बनाता है एक अम्ल व 2 क्षारकों की क्रिया द्वारा, ठीक ना। मिश्रित अम्ल बनता है, मिश्रित लवण बनता है किससे? एक अम्ल व 2 क्षारकों की क्रिया द्वारा, ठीक ना। मिश्रित लवण बनता है एक अम्ल एवं 2 क्षारकों की क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? एक अम्ल एवं 2 क्षारकों की क्रिया द्वारा। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि जो 21 नंबर सवाल है ना वो आपको हिला के रख देगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है ना कि अनुभार, क्या कहता है सर? ये अनुभार में वृद्धि होने पर पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुभार में वृद्धि होने पर पदार्थों की विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो थोड़ी सी कमेंट कर देना सर। विलेयता घटती है। क्या होती है? विलेयता घटती है, ठीक ना। तो अनुभार में वृद्धि होने पर पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलेयता घटती है। देखो आज का जो मेरा मकसद है ना कि सभी सवाल को आपको मैं दिखा दूं, ठीक ना। बाकी आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बस सेट हो जाना चाहिए और बस जा कर के एग्ज़ाम में टिकिया देना है, ठीक ना, क्योंकि हूबहू यही का यही आने वाला है। आइएगा 22 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है C4H कितना? 9 है ये क्या? तो सबसे पहले गौर करना, ये क्या है? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक ना, प्लस कितना? 2। ये 4 दूनी 8 है, कितना? 9। गलत बात। ये क्या है? एल्कीन। ये हमारा क्या होता है? CnH2n होता है, ठीक ना। आइएगा ये एल्काइन है, ये क्या होता है? CN ये होता है H2n-2। ये वाला कौन होगा? एल्कीहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्कील ग्रुप है ना, जो भी ये समूह होगा, ठीक ना। आइए सी नंबर होगा अगला। अगला क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है ना क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है? तो वो है HNO2। तो HNO2 का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट कर देना, ठीक ना। आइए 24 नंबर सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है ना
प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है। प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है। यह परिवर्तन है। प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तप्त हो जाता है, यह परिवर्तन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आइएगा 25 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, ठीक। कहता है निम्न में से कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक कहलाता है? निम्न में से कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक कहलाता है? निम्न में से कौन सा सुपर फास्फेट उर्वरक कहलाता है? तो वो है CaH2PO4 का होल 2, ठीक ना। CaH2PO4 का होल 2 और ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये आपका C नंबर होगा। अगला 26 कहता है ना, कहता है निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट पराक्रम के आवश्यकता होती है? अच्छा, थर्माइट पराक्रम की आवश्यकता होती है। कहता है निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट पराक्रम की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी है? तो थोड़ी सी कमेंट कर दो, क्योंकि इसके बिना आपका सब कुछ अधूरा है। तो वो है MnO2। क्या है? MnO2। तो निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट पराक्रम की आवश्यकता होती है? तो वो है MnO2। आइएगा 27 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि जो 27 नंबर है ना वो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। पक्का टकराएगा रे भाई, टकराएगा। हाँ ना, किससे टकराएगा? टकरेबे करेगा। कहता है टकरा गया गुरुजी। हाँ, कहता है ना किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या कहा जाता है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 27 का ऑप्शन नंबर बी, मोलरता कहा जाता है, ठीक ना। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को कहा जाता है मोलरता कहा जाता है। 28 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? कहता है निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो इसमें से कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो CO2 जो है वो उदासीन ऑक्साइड नहीं है, ठीक ना। तो निम्न में से कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो CO2 उदासीन ऑक्साइड नहीं है। ओके, आइएगा 29 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर, क्योंकि जो 29 नंबर है ना वो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। और ये सवाल को ऑलरेडी मैंने पहले एक बार बता चुका हूँ, ठीक ना। कहता है 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या है 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या 5.58 × 10⁻18 परमाणु है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए 30 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। ये कितना नंबर है? 30 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण कौन सा है? अब रे देख रे भाई, संतुलित तो तुरार के खुद काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो संतुलित है। बाकी सबका सब क्या है? असंतुलित है, ठीक ना। देखो यहीं से देख लो, हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 गो, हो गया संतुलित। यहाँ पे कितना O, यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे O 2 गो है, खत्म हो गया। इसमें O है ही नहीं तो खत्म हो गया। ये संतुलित है, ठीक ना। इसमें भी देखो आज संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो गया? असंतुलित हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया। क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी नंबर, ठीक ना। अरे भाई ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ये 31 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 31 नंबर कहता है ना, किसी वैद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है, ठीक ना। कहता है किसी विद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? तो आयनों के गमन के कारण होता है। किसके गमन के कारण? तो आयनों के गमन के कारण होता है। आइएगा 32 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। कहता है निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड है?
निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? तो निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड है? तो N2O, 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 N2O। और ऑप्शन नंबर आपका क्या ए होगा, ठीक ना? क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलने पर इसमें बदल जाता है क्या? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से मिलता है तो क्या बदल जाता है? तो वो जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है, ठीक ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मिलने पर इसमें बदल जाता है क्या? जिप्सम, ठीक ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलता है? जल, तो क्या बदल जाता है? जिप्सम। आइएगा 33 नंबर हो गया सवाल। 34 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ब्यूटेन के समावयवों की संख्या है, ब्यूटेन के समावयवों की संख्या है कितना? ब्यूटेन के समावयवों की संख्या है कितना? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, वरना पता है चल जेबे खोपचे में 2 है। हाँ, थैंक यू। आइए अगला सवाल कहता है ना 35 नंबर। कितना नंबर होगा ये आपका? होगा 35। कहता है ना भारी तेल किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? हाँ, आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि द्वारा, ठीक ना? तो भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? तो आसवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? आसवन विधि द्वारा, ठीक ना? अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। आइए देखिए 36 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। 36 नंबर कहता है ना कि निम्न में से किस पदार्थ में बहुलक श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या है? कॉन्सलिंक है, ठीक ना? कॉन्सलिंक मतलब लिंक है, ओके। एक दूसरे से क्या है? लिंक है। एक दूसरे से क्या है? लिंक है। तो किस में होता है? तो वो आपका होता है मेलमीन में। किस में? मेलामीन में। किस में? मेलामीन में। किस में? मेलामीन में। किस में? मेलामीन में, ठीक ना? आइए 37 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। 37 नंबर कहता है ना अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? 37 नंबर कहता है अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? 37 नंबर कहता है अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? नहीं रे बेवकूफ, देखो ये 37 होगा, ये वाला 38 होगा, ठीक ना? ये 39, फिर ये 40 होगा, ठीक। हाँ रुक जाओ, गड़बड़ हो गया। ये 37 है ना, ठीक ना? ये 37 है, इसका आंसर भी गलत टिक याद है, ठीक ना? देखो ये वाला जो है ना, निम्न में से किस पदार्थ में बहुलक श्रृंखलाएं एक दूसरे की काउंसलिंग है? तो ये पॉलीथीन होगा। क्या होगा इसका आंसर? पॉलीथीन होगा, ओके। आइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसको मैंने नहीं मरवाया था, ठीक ना? यही तो गलती हुआ। वास्तविक बिलियन में विलेय कणों का आकार है। वास्तविक बिलियन में विलेय कणों का आकार है तो क्या है? क्या है रे? क्या है रे? क्या है रे? क्या है रे? हाँ, यानी आपका 10⁻⁻8 जो होगा वो बड़ा भी होगा और क्या होगा? बराबर भी होगा, ठीक ना? 10⁻⁸ सेंटीमीटर बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा, ओके। ये 36 था, ये 37 मैंने मरवा दिया, ये 38 थोड़ा सा गौर कर लेना। कहता है अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? 38 का अधिकांश वायु कहाँ उपस्थित है? तो अधिकांश जो वायु है वो कहाँ उपस्थित है? तो वो आपका किसमें? ए हाँ, किसमें? टॉपिस्फीयर में, है ना? टॉपिस्फीयर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है ना 39 अंडे और लहसुन में उपस्थित तत्व कौन सा है? मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, अंडे लहसुन में कैल्शियम दोनों में उपस्थित होता है, एस दोनों में उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना? तो अंडे और लहसुन में उपस्थित होता है तो कैल्शियम भी होता है और आपको सल्फर भी होता है, ठीक ना? तो कैल्शियम और सल्फर दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या मारेंगे? एस मारेंगे, ठीक ना? चलिए अगला 40 नंबर का आता है ना भारी तेल किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है? तो भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है, ये आप थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, क्योंकि इसका तो कमेंट आप सबको करना ही पड़ेगा, ठीक ना? तो भारी तेल से किस विधि द्वारा पेट्रोल प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 था। 40 का आंसर राइट क्या होगा? थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। अगला सवाल क्या कहता है 41 नंबर, थोड़ी सी गौर करना।
आइए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर का आता है ना कि CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा, जो कि 2009 में पूछ लिया है, ठीक ना। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अब इसको बनाएंगे कैसे। कहता है CO2 और SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा, तो आपका होगा 4 अनुपात कितना, √11 होगा, ठीक ना। इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर और आपको जो सवाल का मतलब छोटा सा सोल्यूशन रहेगा उसका सोल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक ना। तो CO2 और SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा कितना, 4 अनुपात √11। अगला कहता है किसी गैस की विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 41। आइए, कहता है किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है। किसी गैस का जो विसरण दर होता है ना, वो अनुभार पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, अनुभार पे निर्भर करता है। आइए, अगला सवाल कहता है कितना नंबर, तो आपका 43 नंबर, कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अनुभारों का अनुपात होगा। गैसों के अनुभारों का अनुपात होगा क्या होगा, तो गैसों के भारों का अनुपात जो होगा वो 9 अनुपात कितना होगा, 4 होगा। 9 अनुपात कितना होगा, 4 होगा, ठीक ना। चलिए आइए, अगला कहता है 44 नंबर। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा सर। कहता है किसी गैस की विसरण की गति निर्भर करने क्या होता है। किसी गैस की विसरण की गति जो होता है, इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइएगा, अगला सवाल कहता है 45 नंबर। क्या, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है CO2 SO2 की विसरण गतियों का अनुपात है। CO2 SO2 की विसरण गतियों का अनुपात है, तो क्या है सर, वो आपका अनुपात √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1, ठीक ना। तो CO2 और SO2 की विसरण गतियों के अनुपात है तो √2 अनुपात 1। 46 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर इसका दाब हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर इसका दाब हो जाएगा क्या, दाब हो जाएगा क्या। थोड़ी सी गौर कर लेना सर, ठीक ना। आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक ना। आइए 47 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा क्या होती है। ताप बढ़ने पे आयनन की मात्रा क्या होती है, तो बढ़ती है। क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक ना। तो ताप बढ़ने पे आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। आइए, अगला सवाल क्या कहता है 48 नंबर, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है ना कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा है, तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति जो व्यवहार है वो 48 का, वो आपका क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है तो वो आपका क्या है, क्षारीय है। ओके, 49 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। ये 49 नंबर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में हल्की है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में क्या है, हल्की है। तो वायु में NH3 जो वो क्या है, हल्की है, अमोनिया गैस, ठीक ना। आइए, अगला 50 नंबर सवाल कहता है ना कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। वह गैस जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है। कहता है वह गैस जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है और जल में अत्यधिक विलेय है, तो वह है NH3। क्या है सर, वो NH3 अमोनिया। 51 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है हैवर विधि द्वारा अमोनिया के व्यवहार व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है। कहता है हैवर विधि द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है क्या। थोड़ी सी गौर कर दो, मामला फंस जाएगा, FE होगा। क्या होगा, FE होगा,
चलिए 52 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा सर कि ये बात है 52 नंबर का, ठीक ना। कहता है आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है, आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक कौन सा है, ठीक ना। तो रासायनिक यौगिक बोला कौन सा है, तो Na2CO3 है। क्या है, Na2CO3, ऑप्शन नंबर कितना ए, Na2CO3। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक यौगिक क्या है, Na2CO3। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, 53 नंबर कहता है बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक ना। कहता है बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आइएगा 54 नंबर सवाल कहता है ना कि रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है। रेड लेड का रासायनिक नाम आपका ये है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है ना 55 नंबर, कितना नंबर, 55 नंबर कहता है ना बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा रे पुत्र। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, ठीक ना सर। अगला सवाल जो है वो क्या कहता है 56 नंबर कि बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की द्वारा अनुकूलतम होती है। गौर करो डी नंबर, हाँ, यानी कितना 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। 57 कहता है एलपीजी के रिसर्व का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या। एलपीजी के रिसर्व का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या, थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अरे कमेंट कर दो एथिल मरकैप्टन, ठीक ना, एथिल मरकैप्टन। ओके, ऑप्शन नंबर कितना ए। आइए 58 नंबर कहता है ना, कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीयमान है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीयमान है किसका, सबसे अधिक उष्मीयमान ब्यूटेन का होता है। किसका होता है, ब्यूटेन का है। किसका है, ब्यूटेन का है। ओके, आइए कहता है ना 59 नंबर, कहता है निम्न में से किसका कैलोरीन मान सर्वाधिक है। निम्न में से किसका कैलोरीन मान सर्वाधिक है, ठीक ना। थोड़ी सी गौर कर लेना, मीथेन का है। किसका है, मीथेन का है, ठीक। आइए अगला सवाल कहता है कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। कोयला किस प्रकार में पाया जाता है, तो ये 60 का आप सबको आंसर देना होगा सर, कमेंट करना होगा इसका आंसर क्या होगा। और आज का क्लास हो गया लास्ट, आपके लिए मैंने 60 क्वेश्चन लेकर के आया था, वो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा अगला क्लास, तो क्लास डेली चलता रहेगा सर, डेली क्लास देखते रहना। थैंक यू, लव यू, तब तक के लिए बाय। चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। थैंक यू, लव यू।